हेलो एवरीबॉडी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो इस कोरोना के मौसम में, कोरोना से बचे हुए हो और नीट पर पूरी तरह से फोकस कर रहे हो। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज एस ब्लॉक। और एस ब्लॉक में भी स्पेसिफिकली हम अल्कली मेटल्स पे फोकस करने वाले हैं, अल्कली मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है। बट वो स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ एंड द अनअकैडमी चैनल। मेरा नाम है आस्था एंड आई एम गोइंग टू टीच यू केमिस्ट्री ऑन दिस चैनल ऑफ अनअकैडमी। ठीक है। अब अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन आपको क्यों लेनी है, क्या फायदा होगा अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन का? अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। यू आर गोइंग टू इंटरैक्ट विद योर एजुकेटर्स। जो भी आपके एजुकेटर्स होंगे, आपके फेवरेट टीचर्स होंगे, उनके साथ आप लाइव इंटरैक्ट कर सकते हो। लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स। लाइव पोल्स और लीडर बोर्ड्स में क्या होता है, जब भी आप कोई टेस्ट देते हो तो आपको पता रहता है कि आप पूरी की पूरी क्लास में, अपनी क्लास में कहाँ पे स्टैंड करते हो, पूरी रैंकिंग आती है। है। फिर आ जाएगा टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस। कोई भी टेस्ट सीरीज होंगी उसकी पूरी एनालिसिस आएगी आपके पास कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कितने रॉन्ग थे, कितने आपने छोड़ दिए क्वेश्चंस। तो पूरा एनालाइज होकर आपके पास टेस्ट सीरीज का रिजल्ट आएगा। देन लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। अपने टीचर से आप लाइव ऑनलाइन डाउट्स क्लियर कर सकते हो घर बैठे। ठीक है। ऑल यू नीड इज जस्ट अ स्मार्टफोन एंड एन इंटरनेट कनेक्शन, दैट्स इट। ठीक है। और ऑफ कोर्स अनअकैडमी आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको घबराने की तो जरूरत है ही नहीं कि कौन आपको पढ़ाने वाला है। दे आर गोना बी दी बेस्ट एजुकेटर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। ठीक है। देन अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन आपको लेनी कैसे है? सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, उसको इंस्टॉल करना है। देन के पास एक प्लस का ऑप्शन आएगा साइड पे, उस पे क्लिक करना है, उधर से अपना कोर्स सिलेक्ट करना है, दैट इज नीट यूजी, एंड गेट द सब्सक्रिप्शन डन। और सब्सक्रिप्शन के भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। अपना अपने अकॉर्डिंग एक सब्सक्रिप्शन प्लान सिलेक्ट कीजिए, 1 साल का या 2 साल का, जो भी आपको लगे। और उस पे भी एडिशनल 10% डिस्काउंट के लिए यू कैन यूज द रेफरल कोड आस्था हब, AASTHAHUB। इस कोड को आप अप्लाई करोगे, यू आर गोइंग टू गेट एडिशनल 10% डिस्काउंट। कीप सब्सक्राइबिंग। ठीक है। चलो, अब हमारा जो पहला काम होता है लेक्चर स्टार्ट करने से सबसे पहले, वो होता है कि एक कोट डिस्कस करते हैं। और आज की कोट है, द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स एंड नॉट ऑन ऑब्स्टिकल्स। आजकल आप कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हो? सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल कोविड, कोरोना। कोरोना की वजह से आप लोगों को घर पे बैठना पड़ रहा है, घर पे बैठना पड़ रहा है, आप लोगों की पढ़ाई रुक रही है। पढ़ाई रुक रही है तो आपको लग रहा है कि आपका नीट पता नहीं होगा कि नहीं। यू आर जस्ट कंफ्यूज्ड, राइट? ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ अपने गोल पे फोकस करना है। जब भी आपको लगे कि यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पता नहीं कैसे होगा, बस अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा दो। के बाद पढ़ने का मन देखना किसे जबरदस्त करेगा कि यस आज तो मैं सारी पढ़ाई कर डालूंगा या कर डालूंगी। ठीक है। अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा के देखो कितना अच्छा लगेगा ना। बहुत अच्छा लगता है जब अपने नाम के आगे डॉक्टर लगता है। तो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दैट टाइटल ऑफ डॉक्टर। उस टाइटल पे फोकस करो। बाकी ये कोरोना, लेजीनेस, जो इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, ये सारा कुछ, ये सब कुछ बहुत छोटी मोटी चीजें हैं। आपके पास इंटरनेट कनेक्शन आपको चाहिए और आप अपनी सारी पढ़ाई घर बैठे कर सकते हैं, किसी चीज की जरूरत नहीं। ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर टुडे। एस ब्लॉक, अल्कली मेटल्स। सबसे पहले हम एस ब्लॉक है क्या, कहाँ पर प्लेस्ड है, वो हमने पिछले लेक्चर में किया था, पूरा पीरियोडिक टेबल जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। उसी का हम एक ब्रीफ डिस्कस करेंगे इन आर इंट्रोडक्शन। जिन भी एलिमेंट्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सबशेल में एंटर होता है। जिन जिन भी एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल्स में एंटर होता है, वो एलिमेंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में या एस ऑर्बिटल में, एस ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट, दे आर लोकेटेड ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड। पूरे पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर होता है हमारा एस ब्लॉक। और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दो ग्रुप्स होते हैं इसमें, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ठीक है। और अगर ग्रुप 1 है मतलब एस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर ग्रुप 2 है तो एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। हमने कहा था ना कि हमने ग्रुप नंबर कैसे डिसाइड करने हैं जब हमने केमिकल पीरियोडिसिटी की
में एलिमेंट्स की पोजीशन डिटरमाइन करनी थी। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ग्रुप 1, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ग्रुप 2। ठीक है, आगे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। ये 6 एलिमेंट्स ग्रुप 1 को बिलोंग करते हैं। हाइड्रोजन ग्रुप 1, हाइड्रोजन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ग्रुप 1 से भी सिमिलर है और ग्रुप 17 से भी सिमिलर है। तो हम हाइड्रोजन को एज अ सेपरेट एलिमेंट स्टडी करते हैं, उसके ऊपर हमारे पास पूरा एक चैप्टर है। तो हाइड्रोजन को हम ग्रुप 1 में स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि उसकी जो पोजीशन है उसमें बहुत ज्यादा एनोमली है। वो ना ग्रुप 1 को बिलोंग करता है ना ग्रुप 17 को बिलोंग करता है, बट उसके उसके जो फीचर्स हैं वो दोनों ग्रुप से मैच करते हैं, ग्रुप 1 से भी और ग्रुप 17। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन को डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। ठीक है, देन नेक्स्ट इज ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है उनको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। वो जब हम ग्रुप 2 करेंगे तब करेंगे, अभी हम ग्रुप 1 पे फोकस करने वाले हैं आज। तो ग्रुप 1 इज कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास सोडियम है, यहाँ पे सोडियम की जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। लिथियम की जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और इतना हमें पता है कि जो भी अगर मेटल्स होंगे तो मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड्स होंगे तो वो बेसिक बनेंगे, बेसिक नेचर के होंगे। बेसिक मतलब एल्केलाइन नेचर के होंगे। तो क्योंकि इनका नेचर एल्केलाइन होता है इसीलिए हम बोलते हैं इनको अल्कली मेटल। एल्केलाइन नेचर ऑफ द हाइड्रोक्साइड्स की वजह से हम इनको बोलते हैं अल्कली मेटल। ठीक है, देन आ जाएगी इनकी अबंडेंस। सोडियम और पोटेशियम नेचर में बहुत ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में मिलते हैं, लेकिन लिथियम, रुबीडियम और सीजियम इनकी अबंडेंस काफी कम होती है इन नेचर। एंड फ्रांशियम इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। ठीक है, फ्रांशियम रेडियो एक्टिव होता है, यानी कि कुछ रेडिएशन ये एमिट आउट करता रहता है, डिसइंटीग्रेट होता रहता है ये कंटिन्यूस। देन इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी NS122, यानी कि NS ऑर्बिटल में, S ऑर्बिटल में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो ग्रुप 1 का पार्ट होगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो ग्रुप 2 का पार्ट होगा। और अगर हम सिर्फ अल्कली मेटल्स या ग्रुप 1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो हम NS1 ही बोलेंगे। फिर आ जाएगा हमारे पास कि हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं किसी भी ग्रुप के, किसी भी ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है हमने बोलता है उसका एनोमलस बिहेवियर होता है। एनोमलस बिहेवियर मतलब कि जो बिहेवियर उसका एक्सपेक्टेड है, जैसा भी बिहेवियर उसका एक्सपेक्टेड है या जो बिहेवियर होना चाहिए वो नहीं है, उसके कुछ रिवर्स उसकी फीचर्स हैं, कुछ और ही शो कर रहा है। वो किस वजह से ऐसा होता है? जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं यानी कि जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, सिर्फ वो एनोमलस बिहेवियर शो। और उसका रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन इज स्मॉलर साइज ऑफ द एटम। कि जो हमारे पास ऊपर वाला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, उनका साइज सबसे छोटा होगा क्योंकि उसमें एक ही शेल प्रेजेंट होगी। एक ही शेल प्रेजेंट है तो सबसे छोटा साइज है। ठीक है, साइज सबसे छोटा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या था? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर साइज छोटा होगा तो मतलब न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा है। अगर न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि साइज छोटा है। एंड एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। सेकेंड पीरियड में हमारे पास एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। सेकेंड पीरियड में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं वो S या P तक लिखते हैं, में डी ऑर्बिटल्स नहीं आते। जब डी ऑर्बिटल्स नहीं होंगी मतलब वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट है, वेकेंट प्रेजेंट ही नहीं है, जिसकी वजह से वो अपना एनोमलस बिहेवियर। तो ये 4 पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट स्मॉलर साइज, सेकेंड इज हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड पॉइंट इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड फोर्थ इज एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। आई रिपीट, दोबारा से इसको हम याद करते हैं। 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट स्मॉलर साइज ऑफ द एटम, सेकेंड इज हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड फोर्थ इज एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल।
ये 4 पॉइंट्स याद रखने हैं जब भी हमसे एनॉमलस बिहेवियर के बारे में पूछा जाए ऑफ द सेकंड पीरियड एलिमेंट। फिर आ जाएगा हमारे पास कि एनॉमलस बिहेवियर अगर सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स शो कर रहे हैं। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं? लिथियम सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, बेरिलियम भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। अब क्योंकि जब हमने पिछली क्लास में डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ा था, क्योंकि लिथियम का मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप होता है, तो जो एनॉमलस बिहेवियर लिथियम का होगा वही एनॉमलस बिहेवियर मैग्नीशियम का भी होगा। तो लिथियम और मैग्नीशियम दोनों का बिहेवियर एनॉमलस आ जाता है कि लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप है मैग्नीशियम के साथ। सिमिलरली बेरिलियम और एल्यूमिनियम का केस आ जाएगा। अगर बेरिलियम का एनॉमलस बिहेवियर होगा तो एल्यूमिनियम का भी होगा। देन बोरॉन और सिलिकॉन का भी सेम केस, अगर बोरॉन का एनॉमलस बिहेवियर है तो सिलिकॉन का भी होगा। ठीक है, ये डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से हमारे पास दोनों एलिमेंट्स का, लिथियम मैग्नीशियम दोनों एलिमेंट्स का एनॉमलस बिहेवियर है। अब डायगोनल रिलेशनशिप क्यों है, क्यों आ रहा है? मैंने डायगोनल रिलेशनशिप के कॉजेस बताए थे लास्ट क्लास में। मैंने बताया था कि डायगोनल रिलेशनशिप होता है क्योंकि जो लिथियम और मैग्नीशियम है उन दोनों के जो साइजेस हैं, आयनिक साइज है, वो कंपेरेबल है, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अगर साइज ऑलमोस्ट सेम होगा तो इनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। अगर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो गई मतलब उनका उनमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, इसलिए हम बोलते हैं कि उनमें डायगोनल रिलेशनशिप। एक और कॉज है डायगोनल रिलेशनशिप का, एक और रीजन है डायगोनल रिलेशनशिप का, और वो है कि जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं, यानी कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर, जब हम अलोंग द पीरियड जा रहे हैं तो साइज डिक्रीज हो रहा है। अगर साइज डिक्रीज हो रहा होगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है? किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की टेंडेंसी। हमने किसी एक एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है। अब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, साइज डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये चीज याद रखो कि यहाँ पर जो हमारे पास है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम हो रहा है। जब हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना इजी है क्योंकि न्यूक्लियस का इफेक्ट लास्ट वाली शेल तक बहुत कम पहुंचेगा, तो इलेक्ट्रॉन पीछे से निकल सकता है। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो डाउन द ग्रुप हमारे पास यहाँ पे ये देखो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ठीक है, अब इस तरफ डिक्रीज हो रहा है, इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, बट अगर हम डायगनली आएंगे टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट तक, जब हम डायगनली आएंगे तो वो डिक्रीज और इंक्रीज वाला जो फैक्टर होगा वो नलीफाई हो जाएगा, वो कैंसल आउट हो जाएगा। और अब जब डायगनली हम मूव करेंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो सेम रहेगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सेम रहेगा, यानी कि लिथियम और मैग्नीशियम जिनका डायगोनल रिलेशनशिप था उनका उनकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो सेम रहेगी। दिस इज द मेन रीजन कि हमारे पास इस तरफ अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो रही है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है, बट जब हम डायगनली मूव करते हैं, जब हम डायगनली मूव करेंगे तो वो दोनों जो कैरेक्टर्स हैं वो नलीफाई हो जाएंगे, वो दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और अब जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो सेम रहेगी फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट। ठीक है, इसकी वजह से अब ये जो डायगनली रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो सिमिलर होती है। एलिमेंट्स डायगनली रिलेटेड इन दिस वे टेंड टू हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ये था हमारा डायगनल रिलेशनशिप और उसका जो कॉज है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा अल्कली मेटल्स की, हम एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमें इतना जरूर पता है कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एंटर होगा एस सबशेल में। ठीक है, तो अगर हम, और एस सबशेल में होगा और एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, जो लास्ट सबशेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे ये वाला है, दिस वन। लास्ट सबशेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये क्या करते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं इजीली। ये अपना क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देते हैं
और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लेते हैं। अगर हमारी जो कन्फिग्रेशन है वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन बन गई तो हमारा जो एटम है वो स्टेबल हो जाएगा, यानी कि ये इजीली अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे टू अटेन दी नोबल गैस कन्फिग्रेशन। अब अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हैं, तो दीज एलिमेंट्स आर द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ऑफ द होल पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप। और ये इतना रिएक्टिव ग्रुप है क्योंकि ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है, तो ये इतना ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप है कि ये कभी हमें फ्री स्टेट में मिलेगा ही नहीं, कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, हमेशा रिएक्ट करता रहेगा। इजीली बहुत जल्दी ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और एम पॉजिटिव जो भी आयन होगा वो एम पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी विच इज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, जब हम ग्रुप 1 में डाउन द ग्रुप जाते हैं, जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एक एक करके एक एक शेल बढ़ती जा रही है। लिथियम में अगर एक शेल है, लिथियम में अगर 2 शेल्स हैं तो सोडियम में 3 आ जाएंगे, पोटेशियम में 4 आ जाएंगी, एक एक शेल बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है, यानी कि रेडियाई भी इंक्रीज हो रहा है। डाउन द ग्रुप इट्स इजी, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस। लेकिन अगर हम ग्रुप 1 को बाकी ग्रुप से कंपेयर करें अलोंग द पीरियड, अगर हम देखें तो अलोंग द पीरियड हमने केमिकल क्लासिफिकेशन में देखा था, जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, साइज छोटा होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इसीलिए अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज हो रहा है। अगर साइज डिक्रीज हो रहा है मतलब जो ग्रुप 1 की एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को जब हम बाकी ग्रुप के एलिमेंट से कंपेयर करेंगे तो उनका साइज लार्जेस्ट होगा, कि इस तरफ जाते जाते साइज डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस आइसोलेटेड एटम। ये हमने पिछली क्लास में किया था जब हमने केमिकल क्लासिफिकेशन में आयनाइजेशन एंथैल्पी को फर्स्ट टाइम पढ़ा था। किसी भी एटम में से जब हमने किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं, पहले हम डाउन द ग्रुप की बात करते हैं, ये जो हमारा सेकेंड पॉइंट है। डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस से जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, ठीक है। सबसे जो पहला इलेक्ट्रॉन था, पहला एलिमेंट था, जैसे हम लिथियम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले लिथियम की जो शेल थी वो यहाँ थी, ये न्यूक्लियस है, ये लिथियम की आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, सीजियम तक पहुंच रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गई लास्ट तक, जैसे आप लोगों को दिख रही हैं यहाँ पे। लिथियम में सिर्फ 2 शेल्स हैं, यानी कि न्यूक्लियस का इफेक्ट ऑन द सेकंड शेल इज मोर एज कंपेयर टू लिथियम, एज कंपेयर टू न्यूक्लियस का इफेक्ट ऑन द लास्ट शेल इन केस ऑफ सीजियम। बहुत ज्यादा दूर है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये सारी शेल्स एंटर हुई है बीच में, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का इफेक्ट अब लास्ट इलेक्ट्रॉन पे सबसे कम है। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना इजी है, तो आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो गए। बट अगर हम अलोंग द पीरियड बात करें, अलोंग द पीरियड इस तरफ जब हम जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, तो यानी कि लिथियम का साइज सबसे बड़ा है अपने पीरियड में। अगर लिथियम का साइज सबसे बड़ा है अपने पीरियड में तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी, क्योंकि उसका साइज सबसे बड़ा है अपने पीरियड में। न्यूक्लियस का इफेक्ट लास्ट शेल में सबसे कम होगा, तो लोएस्ट है अलोंग द पीरियड, लेकिन डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। फिर आ जाएगी हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है, इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना आप लोगों को। हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ये बात पहले तो नोट करो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, जितनी एनर्जी बाहर निकलेगी जब 1 मोल किसी भी आयन का
हाइड्रेट करेगा। हाइड्रेट का मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक आयन है, सोडियम आयन है या लिथियम आयन है, उसको जब वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर देंगे, है उसको जब वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे तो जो तो वो स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि Na प्लस है, Na प्लस है तो वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो वाटर में हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है इन केस ऑफ वाटर। तो Na प्लस उस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ और स्टेबल हो जाता है। और अगर वो स्टेबल हो रहा है तो यानी कि उसकी एनर्जी, उसके सिस्टम की जो एनर्जी है वो बाहर निकल रही है। ये पॉइंट समझ लो, अगर हमारे पास किसी भी सिस्टम की एनर्जी ज्यादा है, किसी भी सिस्टम की एनर्जी अगर ज्यादा है तो वो अनस्टेबल है। किसी भी सिस्टम की एनर्जी अगर कम है तो वो स्टेबल है। जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी। तो सोडियम क्या करेगा, वाटर के साथ इंटरैक्ट करके इस तरीके से, सोडियम वो इस तरीके से वाटर के साथ इंटरैक्ट करके अपने सिस्टम में से एनर्जी को रिमूव कर देगा, बाहर निकाल देगा और खुद स्टेबल हो जाएगा। तो अब जो सोडियम आयन है वो स्टेबल हो गया, ठीक है, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी रिलीज कर दी। और जो एनर्जी रिलीज हुई उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी, जितनी एनर्जी बाहर निकली। तो क्योंकि वो एनर्जी बाहर निकली है इसीलिए हम बोलते हैं इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जितना छोटा आयन होगा कोई भी आयन जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन होगी, उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स उसको आके सराउंड करेंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि जितना छोटा आयन होगा उतनी ज्यादा होगी चार्ज टू साइज रेशो। चार्ज टू साइज रेशो क्या होता है कि हमारे पास चार्ज ज्यादा है, अगर चार्ज ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास है सोडियम आयन, तो ये सोडियम आयन है Na प्लस, इसका चार्ज ज्यादा है और साइज कम है। तो साइज के कंपैरेटिवली इसका चार्ज बहुत ज्यादा है, तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो वो जो ऑक्सीजन का पार्शियल नेगेटिव चार्ज है उस सोडियम के एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा आके सराउंड करेगा। और अगर ज्यादा आके सराउंड करेगा तो मतलब वो ज्यादा स्टेबल होगा, वो ज्यादा हाइड्रेट हो गया, तो उसकी एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ गई। अब जितना छोटा साइज होगा, अब लिथियम का साइज सोडियम से भी छोटा है, तो लिथियम का चार्ज रेशियो, चार्ज टू साइज रेशियो और भी कम हो जाएगी, यानी कि लिथियम और ज्यादा स्टेबल होगा। लिथियम की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो और ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे जैसे आयनिक साइज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे हाइड्रोजन एंथैल्पी डिक्रीज करेगा। तो ये है आप लोगों का ऑर्डर। लिथियम प्लस का साइज, लिथियम आयन का साइज सबसे छोटा है, लेकिन उसकी साइज, चार्ज टू साइज रेशियो वो बहुत ज्यादा है। अगर चार्ज टू साइज रेशियो बहुत ज्यादा है तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आके वो सराउंड करते हैं, ठीक है। ये एक बार मैं पॉइंट दोबारा से क्लियर कर देती हूँ। जिसका साइज छोटा होगा, जैसे लिथियम है, लिथियम प्लस, चार्ज टू साइज रेशियो का क्या मतलब है कि चार्ज ज्यादा साइज छोटा, तो उस छोटे से एटम के ऊपर, छोटे से आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो अब वाटर में जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो उसको आके ज्यादा सराउंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, तो वाटर का में जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ज्यादा आके सराउंड करेगा, ज्यादा आके सराउंड करेगा मतलब लिथियम आयन अब ज्यादा स्टेबलाइज होगा, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा रिलीज, ठीक है। अब सीजियम का साइज बहुत बड़ा है, चार्ज टू साइज रेशियो कम हो जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल्स आके उसको कम सराउंड करेंगे, तो उसमें हाइड्रोजन एंथैल्पी मिनिमम है। अब लिथियम का हमारे पास जो हाइड्रोजन एंथैल्पी है वो ज्यादा होती है, तो हम क्या बोलते हैं कि जो लिथियम के मैक्सिमम सॉल्ट्स जो होते हैं वो हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल वन इज LiCl2.2H2, ठीक है। फिर आ जाएगी हमारी नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास जो ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स हैं, यानी कि वो मेटल्स हैं, तो वो सिल्वरी व्हाइट इन कलर होंगे, सॉफ्ट और लाइट मेटल्स हैं, ठीक है। और वो सॉफ्ट क्यों है, सॉफ्ट इसीलिए है क्योंकि क्योंकि जो उनकी मेटालिक बॉन्डिंग है वो वीक है, वीक मेटल मेटल बॉन्डिंग होती है। क्यों, और वीक क्यों है मेटालिक बॉन्डिंग, क्योंकि उनका साइज बहुत बड़ा है। अगर हम पीरियड की बात करें, लॉन्ग पीरियड अगर हम बात करते हैं, तो उनका साइज सबसे बड़ा है ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स का,
अगर ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स का साइज सबसे बड़ा है तो लार्ज साइज की वजह से न्यूक्लियस का इफेक्ट लास्ट शेल तक कम होगा, जिसकी वजह से बॉन्डिंग कम होती है। बॉन्डिंग अगर कम होगी तो सॉफ्टनेस इंक्रीज होगी। ठीक है, सॉफ्टनेस इज ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्डिंग। वीक मेटालिक बॉन्डिंग, डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो मेटालिक बॉन्डिंग और कम हो रही है क्योंकि साइज बढ़ रहा है, तो सॉफ्टनेस इंक्रीज हो रही है। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास डेंसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि डेंसिटी डाउन द ग्रुप, जनरल ट्रेंड था कि डाउन द ग्रुप जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक एक्सेप्शन आ जाता है, पोटेशियम। पोटेशियम की जो डेंसिटी है वो सोडियम से कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पोटेशियम का एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है। जनरल ट्रेंड था डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज होती है, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम आना चाहिए था, लेकिन पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से कम है। फिर आ जाएगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि हमारे पास जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं उनका साइज ज्यादा होगा। साइज अगर ज्यादा होगा तो उनकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो कम होगी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, किसी भी एक मेटल मेटल बॉन्ड है तो मेटल मेटल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। अगर साइज बड़ा होगा, अगर साइज बड़ा है तो मेटल मेटल बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। मेटल मेटल बॉन्डिंग अगर इतनी स्ट्रांग नहीं होगी तो उनको ब्रेक करना इजी है। ठीक है, अगर ब्रेक करना इजी है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में हम क्या करते हैं, जब हम आग लगाते हैं किसी भी चीज को, जब हम बॉईल करना होता है उसकी इंटरैक्शंस को ही तो ब्रेक करते हैं। पहले इंटरैक्शंस ब्रेक होंगी तभी तो वो बॉईल करके ऊपर जाएगा। तो पहले इंटरैक्शंस को ब्रेक करना है, यानी कि बॉन्ड्स को तोड़ना है। अगर बॉन्ड्स को तोड़ना इजी होगा, अगर बॉन्ड्स को तोड़ना इजी होगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। और क्योंकि यहाँ पे साइज बड़े बड़े हैं तो इसीलिए बॉन्ड एंथैल्पी कम है। बॉन्ड एंथैल्पी अगर कम है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। ठीक है, और डाउन द ग्रुप क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है, साइज अगर बढ़ता जाएगा डाउन द ग्रुप, समझो साइज अगर डाउन द ग्रुप बढ़ता जा रहा है तो बॉन्ड एंथैल्पी कम हो जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता जाएगा। ये आप यहाँ पे टेबल में भी देख सकते हो कि जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट कम होता जा रहा है। सबसे पहले था 181, सबसे पहले था हमारे पास 181 लिथियम का, देन 98, देन 63, देन 39 एंड देन 20। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज एंड डिक्रीज इन बॉन्ड एंथैल्पी। जब भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रही है हमें साइज को देखना। ठीक है, जितना ज्यादा साइज होगा उतना ज्यादा कम होगी न्यूक्लियस की इंटरेक्शन। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास फ्लेम कलरेशन। फ्लेम कलरेशन में क्या है, जब भी हम किसी भी मेटल को, अल्कली मेटल्स को जब हम हीट करते हैं, अल्कली मेटल्स को जब हम हीट करते हैं तो वो एक अलग से कलर इम्पार्ट करते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक कलर की फ्लेम इम्पार्ट करते हैं इस तरीके से। और वो कलर कौन सा होगा, वो कैरेक्टरिस्टिक होता है। सोडियम का अलग कलर होगा, येलो कलर होगा, लिथियम का अलग से कोई कलर होगा, वो स्पेसिफिक कलर्स होते हैं। ठीक है, और वो क्यों होता है, क्योंकि जब हमारे पास अल्कली मेटल्स को हम देखते हैं, अल्कली मेटल्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो एक्साइट हो जाता है। जब हम उनको हीट करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट में जाता है, एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट में चला गया। और जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस नीचे आएगा ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर तक तो नहीं रह सकता, उसको अल्टीमेटली आना तो नीचे ग्राउंड स्टेट में ही। जब वो ग्राउंड स्टेट में नीचे आएगा तो वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को बाहर रेडिएट करता है। उस एमिशन की वजह से हमारे पास यहाँ पे कलर इम्पार्ट होता है, कलर दिखता है जब भी कुछ हम बर्न करते हैं। ठीक है, लिथियम के केस में सारे स्पेसिफिक कलर्स हैं, ये टेबल आप याद रखिएगा अगर रख सकते हो तो। ऑफ कोर्स लिथियम का कलर होगा क्रिम्सन रेड, सोडियम का येलो, पोटेशियम का वॉयलेट, रुबीडियम का रेड वॉयलेट और सीजियम का ब्लू। ये स्पेसिफिक कलर होंगे, इसीलिए अगर हम इनको बर्न करके देखेंगे तो हम बता सकते हैं कि हमारे पास कौन सा मेटल है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं फ्लेम टेस्ट। हमें नहीं, जैसे हमें कोई भी XYZ एलिमेंट दे दिया, हमसे पूछा जा रहे हैं कि फ्लेम टेस्ट करके हमें मुझे बताओ कि ये कौन सा एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे, उसको सिंपली बंसन बर्नर में लेके जाएंगे, हीट करेंगे और देखेंगे कि कौन सी कलर की फ्लेम वो दे रहा है। अगर येलो कलर की फ्लेम दे रहा है मतलब वो सोडियम है,
अगर रेड कलर की फ्लेम दे रहा है वो तो मतलब वो लिथियम है, अगर ब्लू कलर की फ्लेम दे रहा है तो मतलब वो सीजियम है, एंड सो। ठीक है, ये हो गया आपका फ्लेम कलरेशन। फिर आ जाएगा हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? लेट से हमारे पास एक मेटल है, एक मेटल का सरफेस है, ठीक है। हमने क्या किया, एक विजिबल लाइट आई, यहाँ पर स्ट्राइक की, विजिबल लाइट आई और यहाँ पर स्ट्राइक की। जितने भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स थे, उन्होंने वो एनर्जी अब्सॉर्ब करके अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करके बाहर निकाला। अगर इसको समझे तो यहाँ पर समझो, यहाँ से आपके पास ये लाइट आई, ये मेटल का सरफेस था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले और मूव करके बाहर चले गए। इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट आएगी, स्ट्राइक करेगी मेटल के सरफेस पे और वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर चले जाए। दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ये स्पेसिफिकली सारे अल्कली मेटल्स एग्जिबिट करते हैं एक्सेप्ट लिथियम। ये इफेक्ट सारे अल्कली मेटल्स दिखाएंगे एक्सेप्ट लिथियम, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से सीजियम और पोटेशियम को हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में यूज करते हैं। आज की डेट में बहुत कॉमन है। सीजियम और पोटेशियम सिर्फ इसीलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि उनमें फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में एज इलेक्ट्रॉन्स को हम यूज करते हैं इस फिनोमेना की। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। लेट्स से ये हमारे पास मेटल का सरफेस है, ऊपर से लाइट आएगी, यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करके यहाँ से निकल जाएंगे बाहर। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन हो जाएगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। ठीक है, और ये जो लाइट आ रही है उस लाइट की एक फ्रीक्वेंसी होगी, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। उस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर ही ये एमिट आउट करेंगे। अगर वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी नहीं हुई तो वो एमिट आउट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाएगी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकली बहुत रिएक्टिव होते हैं हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, ये हमें पता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि इनके लास्ट वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जिसको वो इजीली निकाल सकते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो इनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत कम है, साइज इनका अपने पीरियड में बहुत ज्यादा है, और हीट ऑफ एटमाइजेशन भी कम है, इजीली एटम्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाएंगी कि इनकी रिएक्टिविटी, जब हम डाउन दी ग्रुप जाएंगे, ग्रुप 1 में ही जब हम डाउन दी ग्रुप जा रहे हैं तो उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि उनका साइज बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ गया तो न्यूक्लियस का इफेक्ट, लेट्स से दिस थंब इज माय न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस का इफेक्ट आउटरमोस्ट शेल में कम हो जाएगा। इस न्यूक्लियस का इफेक्ट आउटरमोस्ट शेल पर कम हो जाएगा, तो उस आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे साइज बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस का इफेक्ट लास्ट वाली शेल तक कम होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर चला जाएगा, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। रिएक्टिविटी क्या है? इजीली जो भी एलिमेंट अपने आयंस में कन्वर्ट हो सकता है वो रिएक्टिव है, क्योंकि अब M पॉजिटिव बन गया, M इज फॉर मेटल, ग्रुप 1 के मेटल। अगर M से M पॉजिटिव इजीली बन सकता है मतलब वो रिएक्टिव है, क्योंकि आयंस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, और ये रिएक्टिव होते हैं इसीलिए हम क्या करते हैं, इनको इनर्ट एटमॉस्फेयर में प्लेस करते हैं। सोडियम को तो हम बेसिकली केरोसिन ऑयल में प्लेस करते हैं। सिर्फ सोडियम ही नहीं, जितने भी हमारे पास ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं उन सबको हम मिनरल ऑयल्स में प्लेस करते हैं ताकि ये इनर्ट एटमॉस्फेयर में रहे, मॉइस्चर के कांटेक्ट में भी ना रहे। तो लैब्स में भी जब हम सोडियम को यूज करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको केरोसिन ऑयल से निकालते हैं। हम उसको हाथ भी नहीं लगाते क्योंकि हमारे हाथ में भी मॉइस्चर हो सकता है, वो हमारे हाथ पर ही ब्लास्ट कर सकता है या एक्सप्लोसिव रिएक्शन शो कर सकता है। हम उसको हाथ भी नहीं लगाते, हम उसको किसी चीज से, स्पैचुला से निकालते हैं, और एक साफ सुथरे नाइफ से, ऐसा नाइफ लेना है जो जिसपे कोई मॉइस्चर ना हो, है उसको फिल्टर पेपर से साफ कीजिए, उससे हम उसको कट करते हैं। तो हम सिंपल किसी शेल्फ पे भी नहीं रख सकते क्योंकि शेल्फ पे भी मॉइस्चर हो सकता है, हमें उसको किसी फिल्टर पेपर के ऊपर ही रखना होगा। यहाँ पे इमेज में दिखा रखा है इसको कैसे कट करना है, बहुत केयरफुली यूज करना पड़ता है लैब्स में सोडियम। ठीक है, फिर आ जाएंगी हमारी नेक्स्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। जब हम ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की बात करते हैं, उनकी रिएक्टिविटी की बात करेंगे, तो ये क्या करेंगे, एयर के कांटेक्ट में आके ऑक्साइड्स बनाएंगे, और एयर में हमारे पास मॉइस्चर भी होता है, तो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके ये हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे। तो यहाँ पर ऑक्साइड्स बनाएंगे और हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे जो एयर में मॉइस्चर होगा उससे, और अगर ड्राई एयर होगी तो ऑक्साइड्स बनेंगे सिंपल।
अब ऑक्साइड्स किस तरह के बनेंगे? लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है, लिथियम विल फॉर्म मोनोऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड बनाता है, और जो बाकी के 3 एलिमेंट्स हैं वो सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। इस तरीके से लिथियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की तो मोनोऑक्साइड बनाया Li2O, सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की परऑक्साइड बनाया, सुपर ऑक्साइड बनेगा बाकी 3 केसेस में, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम के केस में। अब ये बात सोचने वाली है कि सुपर ऑक्साइड सिर्फ पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम के केस में ही क्यों बनेगा और लिथियम और सोडियम के केस में क्यों नहीं बनेगा? ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सुपर ऑक्साइड है उनका जो साइज होता है, कैटाइनिक साइज होता है, उनका जो साइज होता है, अनाइनिक साइज होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ज्यादा साइज होने की वजह से वो लार्जर कैटाइन्स के साथ ही कंपैटिबल होते हैं, यानी कि ज्यादा लार्जर कैटाइन्स के साथ ही स्टेबिलिटी शो करते हैं। इसलिए जिन जिन एटम्स का साइज, जिन आयंस का साइज, पोटेशियम हो गया, रुबीडियम हो गया, सीजियम हो गया, सुपर ऑक्साइड्स के कंपैरेबल होगा, उन्हीं के साथ सुपर ऑक्साइड्स कंपैटिबल होंगे या स्टेबल होंगे, यानी कि साइज सिमिलर होना चाहिए, कंपैटिबल होना चाहिए। फिर आ जाएगा डायगोनल रिलेशनशिप, लिथियम का होता है मैग्नीशियम के साथ। तो लिथियम, हमारे पास एयर में नाइट्रोजन गैस भी होती है, तो लिथियम क्या करता है, जो एयर में नाइट्रोजन गैस होती है उसके साथ मिलके लिथियम नाइट्राइड बनाता है। और क्योंकि लिथियम नाइट्रोजन के साथ मिलके लिथियम नाइट्राइड बना रहा है तो मैग्नीशियम भी बनाएगा। ये डायगोनल रिलेशनशिप है दोनों का। ठीक है, और हम इन सबको केरोसिन ऑयल में प्लेस करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, एयर से भी रिएक्ट कर रहे हैं, मॉइस्चर से भी रिएक्ट कर रहे हैं, ऑक्साइड्स बना रहे हैं, परऑक्साइड्स बना रहे हैं, सुपर ऑक्साइड। इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में प्लेस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ जाएगी हमारी नेक्स्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर क्या है? अब रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स और डाइहाइड्रोजन बन जाएंगे सिंपली। में रिएक्शन क्या है हमारे पास, लिथियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस साथ में लिबरेट हो जाएगी। सोडियम होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, एंड बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए भी सेम रहेगा, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अब हमारे पास ये जो हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं इनकी टेंडेंसी किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है किसी भी एटम या किसी भी एलिमेंट का पोटेंशियल या टेंडेंसी अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने। जितना इजीली कोई भी एटम या एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाएगा उतना इजीली वो आयन बना देगा, और अगर आयन बन गया तो उतना ही इजीली वो हाइड्रोक्साइड बना देगा। सिंपली जैसे यहाँ पर है, हमारे पास रिएक्शन हो रही है, यहाँ लिथियम है, ये रिएक्शन हो रही है। लिथियम क्या कर रहा है, पहले लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए लिथियम को लिथियम पॉजिटिव में कन्वर्ट होना पड़ेगा, राइट? लिथियम को पहले लिथियम पॉजिटिव में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तभी तो वो रिएक्ट कर पाएगा। यानी कि लिथियम को पहले अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। जितना इजीली वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना इजीली वो रिएक्ट कर पाएगा, उतना इजीली वो हाइड्रोक्साइड बना पाएगा। तो बेसिकली ये सारा कुछ डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अभी एक दो स्लाइड्स और आएंगी उसमें हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है। अभी के लिए बस इतना समझो कि जितना ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब उतना इजीली वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, यानी कि उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। उतना नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उतना इजीली वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का है, और उतना ज्यादा अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? जो रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस कर दे, जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लूज कर रहा है मतलब दूसरे को दे रहा है, दूसरे को दान में दे रहा है कि चल तू ले ले। है, तो अगर वो दे रहा है तो मतलब वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर वो इजीली दे रहा है तो वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव कैसे आएगी वो हम आगे आने वाली स्लाइड में देखेंगे। अभी तक हमने क्या किया कि वाटर के साथ ग्रुप 1 के एलिमेंट्स रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस है। और ये जो एबिलिटी है हाइड्रोक्साइड बनाने की वो किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे क्यों डिपेंड करती है? क्योंकि जितना इजीली कोई भी ग्रुप 1 का एलिमेंट अपना
आयन बनाएगा उतना जल्दी वो OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना पाएगा। ठीक है, तो मोर नेगेटिव ई नॉट वैल्यू, मतलब मोर नेगेटिव ई नॉट वैल्यू का मतलब है कि इजीली वो अपना इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर इजीली दे रहा है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, और अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन अपना दान में दे रहा है। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा इसी में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है लिथियम के लिए। लिथियम के लिए मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होती है ई नॉट की, यानी कि लिथियम सबसे ज्यादा इजीली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अगर उसने अपना इलेक्ट्रॉन सबसे इजीली डोनेट कर दिया तो उसकी रिएक्शन तो बहुत आराम से हो जाएगी। रिएक्शन बहुत आराम से हो रही है मतलब विगरस रिएक्शन नहीं है, लेस विगरस रिएक्शन। जो इलेक्ट्रॉन अपना इजीली दे सकता है रिएक्शन बहुत आराम से हो जाएगी, विगरस रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाइहाइड्रोजन। अल्कली मेटल्स क्या करते हैं, ड्राई हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं एट 673 केल्विन और क्रिस्टलाइन हाइड्राइड्स बना देते हैं तरीके से MH टाइप के। लिथियम के साथ करेगा तो LiH, सोडियम के साथ करेगा तो NaH एंड सो ऑन। लेकिन सिर्फ एक लिथियम के केस में हमें हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है 1073 केल्विन, बाकी सारे केसेस में 673 केल्विन से हमारा काम चल जाता है। ये लिथियम के लिए टेम्परेचर याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो हाइड्राइड्स होते हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं। आयनिक नेचर मतलब आयंस होते हैं M पॉजिटिव और H नेगेटिव, ये आयनिक नेचर में होते हैं। ओके, तो फिर आ जाएगी हमारे पास रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस की। हमारे ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो हैलोजेंस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। हैलोजेंस के साथ जो इनके हैलाइड्स बनते हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं। ठीक है, आयनिक नेचर के होंगे, वो क्यों होंगे आयनिक नेचर के वो अब हम एक्सप्लेन करते हैं। जो मैं पहले आपको पोलराइजिंग पावर के बारे में बताया था वो अब हम डिस्कस करेंगे। इन पॉइंट्स को अब हम एक बार बस स्टिक कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे विच इज फेजान्स रूल। फेजान्स रूल क्या है, फेजान्स रूल में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायन है और एक नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन है। जितना छोटा होगा कोई भी पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायन, जितना इसका साइज छोटा होगा मतलब उतनी ज्यादा है इसकी चार्ज टू साइज रेशो। अगर चार्ज टू साइज रेशो ज्यादा है तो ये जो चार्ज डेंसिटी है इसके ऊपर बहुत ज्यादा रहेगी। चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिवली चार्ज इसको सराउंड करके रखेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा क्योंकि इसका साइज छोटा है, इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा कि ये नेगेटिवली चार्ज एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अपनी तरफ जब ये अट्रैक्ट करेगा तो अल्टीमेटली जो एनायन है उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, वो थोड़ा सा खराब हो जाएगा। जैसे अगर हम इमेज में समझेंगे तो ये जो कैटायन है यहाँ पे, ठीक है, ये जो कैटायन है इसका साइज छोटा है, पूरा पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ एनायन है, जो उस एनायन के नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे उसकी शेप पूरी डिस्टॉर्ट हो रही है। कि शेप अगर डिस्टॉर्ट हो रही है मतलब उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड अब डिस्पर्स हो रहा है। जितना ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज कैटायन छोटा होगा उतना ज्यादा वो डिस्टॉर्ट कर पाएगा। जितना ज्यादा वो डिस्टॉर्ट कर पाएगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, ये बात अब आपको याद रखनी है। कैटायन जितना छोटा और एनायन जितना बड़ा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, अब कैटायन क्या कर रहा है, कैटायन बेसिकली इसको डिस्टॉर्ट कर रहा है। तो कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, इसको हम बोलते हैं कि वो एनायन नेगेटिवली चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको डिस्टॉर्ट कर रहा है, तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। और एनायन की पोलराइज होने की कैपेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि उसका साइज बड़ा है, यानी कि उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। एनायन की पोलराइज होने की एबिलिटी ज्यादा है। एनायन नेगेटिवली चार्ज एनायन पोलराइज हो रहा है तो उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी एनायन की और जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी कैटायन की, जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी
कैटायन की उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ये बेसिकली हमारा फेजांस है। तो ये दो चीजें आपको बस याद रखनी है। कौन सी दो चीजें? कैटायन जितना छोटा होगा और एनायन जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, अब हम यहां से समझेंगे अगर, तो लिथियम का हमने बोला था कि कोवेलेंट कैरेक्टर है, ये लिथियम। लिथियम हमने बोला कि जो लिथियम के हैलाइड्स हैं वो कोवेलेंट कैरेक्टर के हैं। क्यों है? क्योंकि लिथियम का साइज, लिथियम कैटायन का साइज छोटा है और जो एनायंस होंगे, हैलाइड आयंस, उनका साइज बड़ा है, तो उनका नेचर क्या हो गया? कोवेलेंट। और उसमें भी जो लिथियम आयोडाइड है, लिथियम आयोडाइड वो सबसे ज्यादा कोवेलेंट है। क्यों? क्योंकि लिथियम प्लस लिथियम आयन का जो कैटायन है उसका साइज सबसे छोटा है और हैलोजेंस में या हैलाइड्स में आयोडाइड का साइज सबसे बड़ा है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर लिथियम आयोडाइड का सबसे ज्यादा। जितना छोटा कैटायन, जितना बड़ा एनायन, उतना ज्यादा कोवेलेंट है। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर में क्या है? अल्कली मेटल्स की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज होने की, ये हमें पता है। अगर ऑक्सीडाइज हो रहे हैं यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिड्यूस। खुद को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, दूसरे को रिड्यूस कर रहे हैं, तो इट इज गुड रिड्यूसिंग इन नेचर। ठीक है, और ये रिड्यूसिंग नेचर आता कहां से है? वो डिपेंड करता है ई नॉट वैल्यू पे, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब ये ई नॉट वैल्यू को हम मेजर कैसे करते हैं वो देखते हैं। ई नॉट वैल्यू हमारे पास 3 स्टेप्स में मेजर होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो भी मेटल होगा, हम लिथियम का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जो भी एलिमेंट होगा, लिथियम है, वो पहले अपनी सॉलिड स्टेट से गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। और सॉलिड स्टेट से गैशियस स्टेट में उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फ्रॉम सॉलिड टू गैशियस स्टेट कन्वर्ट करने के लिए हमें उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये सब्लिमेशन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। फिर गैशियस स्टेट में जब वो आ जाएगा तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा हमें। हम क्या करेंगे? लिथियम गैस को हमें लिथियम आयन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, लिथियम आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। सब्लिमेशन एंथैल्पी, पहले सॉलिड से गैस में कन्वर्ट किया, फिर गैशियस वाले एटम को हम गैशियस वाले एटम में से हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर उसी गैशियस लिथियम आयन को हमने एक्वस स्टेट में कन्वर्ट करना है। एक्वस मीडियम में डाल के, वाटर में डालने के बाद हम उसको लिथियम एक्वस कर देंगे। ठीक है, और जब वो वाटर से सराउंड करता है, कोई भी कैटायन जब वाटर से सराउंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कौन सी एनर्जी रिलीज होती है? हाइड्रेशन एंथैल्पी। उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। और हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर रिलीज हो रही है मतलब वो एनर्जी नेगेटिव थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, तो यहाँ पे हमारी जो टोटल वैल्यू आ जाती है वो नेगेटिव आ जाती है। सब्लिमेशन एंथैल्पी पॉजिटिव थी, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी पॉजिटिव थी, लेकिन जब हमने लिथियम को हाइड्रेट किया तो वो लिथियम इतना ज्यादा स्टेबल हो गया कि उसने अपनी सारी एनर्जी लूज कर दी, और जो टोटल था इन तीनों का सम, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन और हाइड्रेशन एंथैल्पीज का जो सम था वो टोटल नेगेटिव आ गया। तो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना इजीली मतलब वो अपने आयन को आयन को बना सकता, इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता। उतनी ज्यादा नेगेटिव होगी उसकी ई नॉट की वैल्यू, उतना ज्यादा उसका रिड्यूसिंग नेचर होगा। ठीक है, लिथियम का साइज सबसे छोटा है, और अगर लिथियम का साइज सबसे छोटा है तो उसकी हाइड्रोजन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि उसकी जो नेगेटिव ई नॉट वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से लिथियम की रिड्यूसिंग पावर भी सबसे ज्यादा है। तो लिथियम की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा है। ये दोबारा से समझते हैं एक बार। सबसे पहले क्या किया हमने? लिथियम एलिमेंट लिया, सॉलिड स्टेट में था, उसको सॉलिड स्टेट से हमने गैशियस स्टेट में कन्वर्ट। जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी दैट वाज सब्लिमेशन एंथैल्पी। ठीक है, उस गैशियस एटम को हमने उस गैशियस एटम को हमने कुछ एनर्जी प्रोवाइड की, जिससे हमने उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और उसको लिथियम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। अब जब वो लिथियम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, बट अभी भी वो गैशियस स्टेट में है। लिथियम पॉजिटिव है बट गैशियस स्टेट में है।
अब हम क्या करेंगे, उसको हाइड्रेट करेंगे। हाइड्रेट करने के लिए हम उसको एक्वस मीडियम में डालेंगे, तो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, और ये नेगेटिव होती है। जितनी ज्यादा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होगी उतनी ज्यादा नेगेटिव होगी हमारी ई नॉट की वैल्यू, उतना ज्यादा अच्छा होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। तो लिथियम के लिए एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होती है, इसलिए सबसे ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है हमारा लिथियम। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास सोल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया। ये जो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स जब इसका जब हम सोल्यूशन बनाते हैं लिक्विड अमोनिया के साथ, तो ये क्या करता है, डीप ब्लू कलर देता है। ये ब्लू कलर का सोल्यूशन हो जाता है जो कंडक्टिंग होता है नेचर में, यानी कि उसमें से करंट कंडक्ट हो सकता है, करंट पास कर सकता है। ठीक है, वो क्यों होता है, ये रिएक्शन होती है, हमारे पास कोई भी मेटल होगा, वो मेटल रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ, ठीक है, और ये कैटायन बनेगा, और ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, और इन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम बोलते हैं कि हमारा जो ब्लू कलर है सोल्यूशन का वो आता है। तो हम अगर हमसे पूछा जाए, क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो हमारे पास जब हम मेटल्स को लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं तो ब्लू कलर आता है, वो किस वजह से आता है, वो आता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। वो कलर आता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्यों आता है, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से लाइट इम्पार्ट होती है, लाइट ट्रांसमिट होती है, जिसकी वजह से ब्लू कलर आ जाता है हमारे पास। और बनता क्या है एग्जैक्टली वो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये होता कैसे है, ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन होगा, उसको लिक्विड अमोनिया पूरा सराउंड कर देगा, और इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे पास ब्लू कलर इम्पार्ट होता है उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में। ठीक है, फिर आ जाएगी हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, दिस वन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू बोथ अमोनिएटेड cations एज वेल एज इलेक्ट्रॉन। अगर हम ब्लू कलर की बात करें कि ब्लू कलर किस वजह से है, तो ब्लू कलर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है, जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो कैटायंस की वजह से भी है और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी, दोनों की वजह से आएगी। कंडक्टिविटी जब हम कंडक्टिंग नेचर देखते हैं, कंडक्टिंग नेचर के लिए हमें सिर्फ आयंस की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज आयन हो चाहे वो नेगेटिवली चार्ज आयन हो, हमारे पास अगर आयन्स होंगे उनकी वजह से कंडक्टिविटी होगी सोल्यूशन है। लेकिन कलर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है, कलर इज ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू बोथ अमोनिएटेड कैटायंस एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास जो ब्लू कलर है, नेक्स्ट वन, ब्लू कलर ऑन स्टैंडिंग स्लोली लिबरेट्स हाइड्रोजन। जो सोल्यूशन था हमारे पास उसको जब हम ऐसे ही थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो वो क्या करेगा, मेटल अमाइड्स बना देगा, MnH2। पहले हमारे पास कैटायंस और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स थे, अब वो पड़े पड़े हमारे पास एमाइड्स बना देंगे, मेटल के एमाइड्स बन जाएंगे। ठीक है, और अगर इन्हीं सोल्यूशंस की कंसेंट्रेशन हम 3 मोलर से ज्यादा रखें, ये वो तो आप मार्क करें कि अगर इनकी कंसेंट्रेशन 3 मोलर से ज्यादा है, अगर इनकी कंसेंट्रेशन 3 मोलर से ज्यादा है तो इनका कलर कॉपर ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है। ठीक है, कॉपर ब्रॉन्ज कलर का क्यों हो जाता है, क्योंकि ये मेटल के क्लस्टर्स बना देते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्लस्टर ऑफ मेटल आयंस आते हैं जिसकी वजह से मेटालिक लस्टर होते हैं। ठीक है? उसके बाद अब एक और चीज समझने वाली है कि हमारे पास जब पहले अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स थे तब वो जो सोल्यूशन था दैट वाज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो पेयर्ड नहीं थे, पैरामैग्नेटिक नेचर के थे। लेकिन अब जब ये कॉपर ब्रॉन्ज कलर का हो गया 3 मोलर कंसेंट्रेशन से ऊपर, अबव 3 मोलर कंसेंट्रेशन, ये जब कॉपर ब्रॉन्ज कलर का हो गया इसने मेटालिक क्लस्टर्स बना दिए, ये मेटल आयन के क्लस्टर्स बन गए, जिसकी वजह से अब ये डायामैग्नेटिक हो गया। पहले ये पैरामैग्नेटिक था, जब ये ब्लू कलर का था तब ये पैरामैग्नेटिक था, बट अब जब ये ब्रॉन्ज कलर का हो गया तो ये डायामैग्नेटिक है, इसमें कलर चेंज है। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर लेक्चर टुडे। आई होप आपको ये समझ आएगा, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जिसको हम आगे करेंगे। लास्ट लेक्चर में एक किसी ने पूछा था, किसी ने कहा था, सजेस्ट किया था कि हम ऑर्गेनिक को भी साथ साथ लेके चल सकते हैं,
हम जरूर चलेंगे, ऑर्गेनिक भी साथ साथ शुरू होगी, बहुत जल्द सारा कुछ होगा। स्टे काम, सब कुछ आएगा, सब कुछ मिलेगा, चाहे फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो। हम सब सारे चैप्टर्स कवर अप करेंगे धीरे धीरे, एक साथ शुरू करेंगे, डोंट वरी। तो अभी के लिए अन अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ नहीं करना है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, उसको इंस्टॉल करना है, प्लस के ऑप्शन पे जाना है, अपना कोर्स सिलेक्ट करना है, नीट यूजी, एंड गेट दी सब्सक्रिप्शन। के बाद कुछ ऑप्शंस आएंगे, जो भी ऑप्शन आपको पसंद हो वो सिलेक्ट कीजिए, एंड गेट दिस रेफरल कोड, use this referral code to get the additional 10% discount. ठीक है, so keep subscribing, keep downloading the app, and use this referral code Astha Hub, AASTHA. All the best.